था पहले वहाँ तक जब ये बड़े साल मिला था तो इमीडिएटली हम लोग इसको बढ़िया करके बना इससे पहले जो है वो कंपनी वाला राख कितनी राख है चारों तरफ बिखरी हुई, राख में चिंगारियां ही देख, अंगारों को ना देख। नमस्कार, मैं हूं खुर्शीद हुसैन। आज अलग हटके कार्यक्रम में हम आपसे रूबरू करा रहे हैं नैनीताल उत्तराखंड की अजीम शान शख्सियत श्री ज़हूर आलम जी से। आइए बात करते हैं। सर, नैनीताल के रंगमंच और युगमंच की स्थापना और उसके योगदान को लेकर कुछ बताना चाहेंगे? असल में नैनीताल में जो है वो रंगमंच बहुत ब्रिटिश काल से रहा है। अच्छा। और उसके बाद यहाँ बहुत सारी संस्थाएं बनती रहीं। शैले हॉल 1922 में बना ये, और बहुत सारे क्लब थे यहाँ पर। और ख़ास तौर से जो शरदोत्सव होता था वो ये जो इसमें जो थिएटर कंपटीशन होता था, तो उसी को लेकर के जो है वो शरदोत्सव को जाना जाता था। उसके बाद जो है यहाँ पर जो नाटक होते थे, पहले धार्मिक नाटक होते थे रामलीला में, और उसके बाद जो है सामाजिक नाटक होने लगे। लेकिन 1976 एक ऐसा वर्ष है जो नैनीताल के इतिहास में या रंगमंच के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। जब जो है युगमंच की स्थापना हुई, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि एक साल पहले यानी कि 1975 में तो युगमंच की स्थापना जो हुई वो बहुत महत्वपूर्ण साल है। युगमंच की स्थापना 1976 में हुई। 1976 में। हाँ, लेकिन उससे पहले 1975 में एक बड़ी मीटिंग हुई अल्मोड़ा में। अच्छा। और उसमें जो थे यहाँ के जितने भी दिग्गज थे, वो इसके हमारे कुमाऊँ के, जिसमें मोहन उप्रेती थे, तारादास सतीजी थे, और शेखर पाठक गिरदा, और अल्मोड़े के तमाम लोग जो पहले से रंगमंच करते रहे थे और अपने गीत संगीत को लेकर, अपनी लोक थात को लेकर के, उसके बारे में ये पूरी की पूरी मीटिंग हुई। और उसमें ये हुआ कि हमारी जो यहाँ की लोक गाथाएँ हैं और लोक तत्व हैं जितने भी, और हमारा जो गीत है, संगीत है, नाटक है, उसके लिए एक मंच बनाया जाए। क्योंकि मोहन उप्रेती जी के यहाँ से जाने के बाद जो है, जो उनका लोक कलाकार संघ था, उसके बाद बिखराव आ गया था। तो उसी लिए ये मीटिंग हुई कि यहाँ पर भी जो है अल्मोड़ा में ख़ास तौर से या नैनीताल में मतलब हमारे कुमाऊँ क्षेत्र में कुछ होना चाहिए और एक मंच मिलना चाहिए जिसमें नाटक भी हो, गीत भी हो, संगीत भी हो, और हमारी जो लोक थात है उसको कैसे मंच दिया जाए और कैसे उसको इंटैक्ट किया जाए, कैसे उसको संरक्षण किया जाए, और उसके जो तमाम कलाकार हैं उनको कैसे जो है फिर से जोड़ा जाए। बिल्कुल। तो इसी जो वहाँ पर जो मीटिंग हुई, जैसे मैंने बताया, तो इत्तेफाक से उसमें जो है 1975 में जब ये हमारी कुमाऊँ विश्वविद्यालय बन चुका था, तो उसमें जो है यहाँ जो डॉक्टर डी पंत जो इसके वो थे वीसी, वो भी, उनको भी बुलाया गया था उस मीटिंग में। और उसमें ये था कि ये जो हमारा विश्वविद्यालय नया नया बना है, तो ये विश्वविद्यालय भी जो ये हमारा लोक जितना भी है, इसके बारे में क्या योगदान कर सकता है, और यूनिवर्सिटी में क्या कोई फैकल्टी या कोई डिपार्टमेंट खुल सकता है उस तरह का। तो ये सब बातें हुई थी। तो उसी समय, ये 1976 की बात है, प्रोफेसर शेखर पाठक और चंद्रेश शास्त्री और तमाम लोगों का यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो चुका था। अच्छा। हाँ, और उसके बाद जब ये जो मीटिंग के बाद फिर ये यहाँ पर उसमें कुछ बात आगे नहीं बढ़ी। हाँ, उसमें एक बात और हुई थी अल्मोड़ा की मीटिंग में कि नैनीताल में अगली मीटिंग होगी। अच्छा। उसी सिलसिले में ये बात करने के लिए डॉक्टर डी पंत वीसी के पास, शेखर पाठक और चंद्रेश शास्त्री ये लोग गए, और उन्होंने डी पंत जी से कहा कि साहब, पिछले साल जो वहाँ मीटिंग हुई थी अल्मोड़ा में, और उसके जो बात हुई थी कि एक मंच बनाना है, और हमारे जो लोक है, लोक थात है, जिनकी जितनी भी और जो इतनी गौरवशाली परंपरा है, इसको कैसे आगे बढ़ाना है, इसके बारे में यूनिवर्सिटी क्या योगदान करेगी। और आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था इसके बारे में ज़रूर सोचेगी यूनिवर्सिटी। तो उसी बारे में हम आप बात करने आए हैं। तो उन्होंने, डॉक्टर डी पंत ने उन दोनों की बात बड़ी गंभीरता से सुनी। उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छे मौके से आए हो, और ये जो 1976 है, ये जो हमारा डीएसबी कॉलेज है, यानी कि यूनिवर्सिटी का जो एक तरीके से हार्ट है जो, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, तो इसका जो है वो रजत जयंती वर्ष है।
यानी कि इस कॉलेज को बने हुए 25 साल हो गए हैं। तो हम लोग 25 साल में जो है बहुत सारे आयोजन करने हैं हम लोगों को इस साल को यादगार बनाने के लिए। तो एक काम ये हो सकता है कि तुम लोग एक नाटक करो, बड़ा नाटक सबसे पहले, और वो कोई नाटक ऐसा होना चाहिए, जो बात वहाँ अल्मोड़ा में हुई थी कि जो हमारी जो लोक तत्व हैं वो उस नाटक में समाहित होने चाहिए। अच्छा, डॉक्टर डी.डी. पंत जी जो थे वो बहुत पढ़े लिखे थे, वो संस्कृति और नाटक भी बहुत पढ़ते थे, और अपना जो उनका जो जिसमें महारत हासिल थी फिज़िक्स, और वो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, तो वो तो सारा था ही, लेकिन वो पढ़ते भी बहुत थे। तो उन्होंने कई नाटकों के नाम उसी समय शेखर पाठक और ये चंदेश शास्त्री जी को वो बताए, और उन्होंने कहा कि वो जो है आप इसमें विचार विमर्श करिए, पूरी एक टीम बनाइए यहाँ पर, और एक बड़ा नाटक हो इसके सिल्वर जुबली में। तो वो फिर क्या किया उन्होंने कि सीधे सीधे वो सौगंध नारायण आया और गिरदा से मिले। अच्छा, गिरदा से? हाँ, और गिरदा से उन्होंने बात की, और वहाँ जो उस समय सत्यनारायण त्रिपाठी वो थे, क्या नाम, ये असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ पर। अच्छा। तो उनको सबको बात करके उसमें जो है उन्होंने सबसे बात की और कहा कि ऐसा डी.डी. पंत जी का कहना है, और एक नाटक हम लोगों ने छाटना है जिसमें इस तरीके से नाटक करेंगे इसके सिल्वर जुबली ईयर में। तो वो नाटक की खोज हुई, जो उन्होंने नाटक बताए थे डॉक्टर डी.डी. पंत, उनसे ही बात हुई। तो उस समय गिरदा एक नाटक लिख रहे थे। अच्छा। नगाड़े खामोश हैं, गिरदा लिख रहे थे। हाँ, और वो करीब कंप्लीशन पे ही था, तो उस पर भी थोड़ी चर्चा हुई। फिर एक नाटक जो उन दिनों बहुत प्रचलित था, अंधा युग, उस पर भी बातचीत हुई। तो फाइनली ये हुआ कि अंधा युग छांटा गया, और डॉक्टर डी.डी. पंत जी ने भी उसके लिए हामी भरी, और उसमें फिर पूरा सौगंध नारायण डिजाइन और ये सब लग गया, ठीक है। और उसके बाद नैनीताल के भी जितने कलाकार थे उस समय, जो नाटक जिन्होंने छोड़ दिया था करना, उन सबको भी जोड़ा गया। सौगंध नारायण पूरा का पूरा था उसमें, और हमारे जो गुरु थे CRC इंटर कॉलेज के, क्योंकि उसकी जो मीटिंग हुई और उसमें जो रिहर्सल की बात थी और उसकी जो रीडिंग की बात थी वो CRC इंटर कॉलेज में ही हुई। तो ये शरदचंद अवस्थी जी, के.पी. शाह जी हमारे गुरुजी, और के.सी. पांडे जी गुरुजी, तो वो हमको भी उन्होंने कहा कि तुम भी आओ यहाँ पर, ऐसे ऐसे एक नाटक की रिहर्सल की बात हो रही है। तो वो हम लोग भी वहाँ पर गए, तो हमने देखा तो वहाँ तो एक से एक जाइंट जितने भी थे सारे के सारे वो हैं, और हम बिल्कुल छोटे छोटे से एक तरह के बच्चे ही थे, किशोर या जवानी की तरफ हम लोग जा रहे थे। कॉलेज में चले गए थे तब हम लोग। तो उनके साथ वो रीडिंग में भाग लिया हम लोगों ने, और उसके बाद धीरे धीरे हमारी झिझक हुई, फिर रोल बंटने लगे। तो रोल जब बंटने लगे तो उसमें जो मेन रोल है अश्वत्थामा का, वो धर्मवीर परमार जी को मिला। अच्छा, परमार जी को। हाँ, और उसमें जो मुख्य पात्र है वो जो गांधारी का, वो मनोरमा जी को मिला। अच्छा। और जो गोपाल बाबू गोस्वामी, जिनको सारा हिंदुस्तान जो कुमाऊनी गायक के रूप में जानता है, उन्होंने भी जो है उसमें वो रोल किया। अच्छा, उन्होंने भी किया? हाँ, उसमें भी उन्होंने भी जो है वो रोल किया, और तमाम लोग उसमें थे, प्रमोद शाह जी, ये वो, हम भी जो 6-7 दो मित्र जिनके बारे में मैंने पहले बताया, वो सारे के सारे उनको भी रोल मिले। अच्छा। और मुझको प्रहरी का रोल मिला, धीरज पंत को प्रहरी का रोल मिला, हरीश पंत, और तमाम लोग उसमें थे। तो आपका पहला किरदार था? मेरा बड़े नाटक में पहला किरदार ये हुआ। तो उसके बाद जब उसकी रिहर्सल हो गई, तो ये हुआ कि साहब वो लेनिन पंत जी आए उसको डायरेक्ट करने के लिए दिल्ली से, जो कि अल्मोड़ा के थे, मोहन उप्रेती जी के साथ के थे, और सौगंध नारायण दिल्ली में डिप्टी डायरेक्टर थे वो। अच्छा। हाँ, तो वो आए और उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा, और ये नाटक बड़े पैमाने पर करेंगे, और पूरा सौगंध नारायण का जितना भी लाइट, साउंड और म्यूज़िक पूरा डिपार्टमेंट है वो सबका सब इसमें रहेगा। और उसके बाद उसकी रिहर्सल बाकायदा शुरू हुई, और फिर जो है वो करने के लिए जगह छाटी गई। डिग्री कॉलेज का जो पटांगण है, पूरा जो फील्ड है आर्ट ब्लॉक के सामने, वो है। लेकिन नैनीताल का मौसम, उस साल बहुत बारिश हुई, जून में होना था वो नाटक, और बहुत बारिश हुई, मतलब मई और जून में। तो फिर हार करके ये तय हुआ कि उसको ये शैले हॉल में ही जो है अंदर इन हाउस किया जाएगा। अच्छा। ठीक है, नहीं तो वहाँ बड़े बड़े लोकाल कितने बना करके पूरे फील्ड में वो नाटक होना था, उस तरीके से करना था। तो बहरहाल फिर वो शैले हॉल में ये नाटक हुआ। अब नाटक की तारीख तय हो गई 22 और 23 जून। अच्छा, 22-23 जून 1976। ठीक है। अब वो सवाल ये आया, डॉक्टर डी.डी. पंत जी ने कहा कि भाई ये तो ठीक है कि ये सिल्वर जुबली ईयर में इस डिग्री कॉलेज के ये नाटक हो रहा है, यहाँ के लोग तमाम इससे कर रहे हैं, तो डिग्री कॉलेज जो है और यूनिवर्सिटी जो है वो उस नाटक को करवा रही है, वो स्पॉन्सर है, लेकिन इस नाटक को कौन संस्था कर रही है
उस संस्था का नाम क्या होगा, अच्छा, वो कौन सी संस्था होगी। तो तब बहुत माथापच्ची की गई और तमाम नाम आए। तो जब बहुत सारे नाम छांटे गए लेकिन कोई नाम समझ में नहीं आया, तब ललित तिवारी जो हमारे सीनियर एक्टर, अच्छा, वो भी उस नाटक से जुड़े हुए थे, ललित तिवारी। और उन्होंने कहा कि मुझे एक बात समझ में आ रही, मेरी बात सुन ली जाए। तो गिरदा ने कहा अच्छा आप भी बताइए। तो उन्होंने कहा हम लोग कर रहे हैं नाटक अंधा युग, तो अंधा युग से लिया जाए युग अच्छा, और मंच उसमें जोड़ा जाए, तो इस तरीके से बनता है युग मंच। और इस संस्था का नाम मेरा ये राय है कि युग मंच रखा जाए। अरे सब लोग खड़े हो गए, कहना कि इससे बढ़िया नाम तो कुछ हो नहीं सकता। ललित तिवारी जी की ललित तिवारी का वो दिया हुआ नाम है युग मंच। अरे वाह, तो इस तरीके से युग मंच की स्थापना हुई और वो युग मंच के नाम से वो पहला नाटक हुआ अंधा युग। और वो उसने बहुत बढ़िया काम किया उस नाटक ने, कि उससे फिर ये हुआ कि उस तरह का आधुनिक नाटक जिसमें यहाँ के पहाड़ी लोक तत्व और यहाँ के ईडियम्स और तमाम जो हमारे जो मोटिव्स तमाम वो इस्तेमाल किए गए और धूम मचाई उस नाटक ने। और उसके बाद उसकी सफलता के बाद फिर कहा कि अब युगमंच जो है वो लगातार नाटक करेगा और तमाम और काम भी करेगा। तो उसके बाद तुरंत इमरजेंसी का टाइम था, वो जो 76-75, तो वो कौन सा नाटक छाटा गया, अंधेर नगरी, जो कि व्यवस्था विरोधी नाटक है एकदम। हाँ, उस समय भी क्यों प्रतीकात्मक नाटकों का दौर शुरू हो चुका था। गिरदा एक नाटक लेकर के आए थे, खेमू का नाटक, ना अभी नगाड़े खामोश है, अभी परिपक्व नहीं हुआ था। अच्छा। राइटिंग उसकी वो था, चल रही थी। तो गिरदा लेकर के आए कि नाटक मोतीलाल केमू का नाटक था वो, तांबे के कीड़े। तांबे के कीड़े, हाँ, और बिल्कुल प्रतीकात्मक नाटक था वो। अच्छा। तो वो पढ़ा गया। अब वो नाटक किसी की समझ में नहीं आया, क्योंकि नाटक का उस तरह के नाटक का यहाँ कोई ट्रेडिशन नहीं रहा। अच्छा। और जितने हम लोग थे या हमसे थोड़े बुजुर्ग भी थे, बाकी लोगों की भी वो नाटक समझ में नहीं आया। गिरदा ने बहुत कोशिश की उसके प्रतीकों को समझाने की, करनी। तो सब लोगों ने यही राय बनी फिर कि गिरदा के ऐसा नाटक छाटा जाए जो कि आम आदमी की समझ में आए। ये इस तरह के जो नाटक हैं वो बड़े शहरों के लिए हैं जहाँ लगातार नाटक होते हैं, और जिसका नाटक का एक बंधा हुआ उस तरह का जो है दर्शक ऐसे नाटकों को देखने वाला। तो बहरहाल उस नाटक को टर्न डाउन किया गया और फिर खोज शुरू हुई। तो अंधेर नगरी अवस्थी माँ सामने सुझाया अच्छा, कि अंधेर नगरी एक नाटक है और उसको आप लोग करिए या पढ़ लीजिए उसको, फिर आप डिसाइड करिए। तो अंधेर नगरी की स्क्रिप्ट लाइब्रेरी यहाँ बहुत रिच थी, वहाँ मिल गई। डिग्री कॉलेज की लाइब्रेरी बहुत रिच थी, वहाँ भी मिल गई। बल्कि बीए में वो लगता था उन दिनों, अच्छा, बीए में हिंदी में वो नाटक लगता था। तो उसको नाटक को लाके गए और बाकायदा उसकी रिहर्सल शुरू हुई। अच्छा, और उसके बाद उस नाटक की शुरू हुई। धर्मवीर परमार को फिर उसका राजा का रोल, उसमें प्रमुख रोल, क्योंकि सबसे बड़े एक्टर, सबसे सशक्त अभिनेता उस समय वो थे, उनको वो दिया गया। इत्तेफाक से क्या हुआ कि वो सोंगा डाउन रीजन का टूर लग गया और उनको जो है वो टूर में जाना पड़ा। अच्छा, तो वो रोल फिर मुझे दिया गया, अच्छा, अंधेर नगरी के चौपट राजा का रोल। तो पहली बार वो बड़ा रोल एक मुझको मिला और फिर उसको हम लोगों ने किया। उस नाटक को फिर रामनगर ले गए, बहुत जगह उस लोगों को ले गए। और उस नाटक को भी जो है यहाँ का जो स्वांग है पहाड़ का हमारे, उसमें बांधा गया था। सांग में, हाँ, तो इस तरीके से वो नाटकों की एक परंपरा चल पड़ी, अच्छे नाटकों की। और वैसे मतलब जो आधुनिक नाटकों आधुनिक नाटकों की परंपरा ना, नहीं तो यहाँ क्या ट्रेडिशन था नैनीताल की, जो मैं तुम्हें बता रहा था कि वो एक तो लोकल राइटरों के लिखे हुए नाटक ज़्यादा होते थे, बहुत लिखते थे यहाँ। हालांकि यहाँ बड़े बड़े नाटककार भी हुए, जैसे गोविंद बल्लभ पंत। ये राजनीतिक गोविंद बल्लभ पंत जी को तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन वो जो बड़े राइटर थे यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत, उनको कम लोग जानते हैं। हालांकि कोर्स में उनकी किताबें चलती थी, अच्छा, नहीं कम लोग जानते थे। और वो गोविंद बल्लभ पंत वो थे कि उनकी राइटिंग से प्रभावित होकर के जो पृथ्वीराज कपूर थे, उन्होंने अपने यहाँ अपने ग्रुप में जो पृथ्वी थिएटर था उसमें बुला लिया था और वहाँ उनके लिए फिर वो स्क्रिप्ट लिखते थे। फिर राज कपूर जब ये फिल्में बनाने लगे तो उनके लिए भी उन्होंने बहुत सारा लिखने का काम किया गोविंद बल्लभ पंत जी ने। तो इस तरह का यहाँ पर तमाम एक ट्रेडिशन रहा है। उसी बीच क्या हुआ यहाँ पर कि मतलब उससे जस्ट पहले में युगमंच बनने के से पहले जब ये बना राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, तो जैसा मैंने पहले बताया तुमको कि ये यहाँ पर जो है नैनीताल में हॉकी और थिएटर नाटक का एक बीज रहे हैं। यहाँ की मिट्टी बहुत जरखेज है उन चीज़ों के लिए।
तो उस समय भी जो नाटक होते थे तमाम तरह के, बीएम शाह जी फिर नाटक लिखते थे, बीएम शाह जी नाटक भी करते थे, सखा जी नाटक करते थे। और ये मैंने बीएम शाह जी का नाम इसलिए ख़ास तौर से लेना चाहूँगा और उनको नमन करना चाहूँगा कि ये जो बीएम शाह जहाँ पर हम आज बैठे हैं वो उन्हीं के नाम से है। वो बहुत बड़ी हस्ती हुए। तो वो नैनीताल से गए और उसके बाद दिल्ली गए। दिल्ली में जब ये एनएसडी खुला उसके फर्स्ट बैच के पहले बैच के ग्रेजुएट हैं, फर्स्ट बैच के ग्रेजुएट हैं वो। और उन्होंने ग्रेजुएशन की वहाँ से। उसके बाद वो यहाँ से जब गए थे तो वहाँ पर यहाँ से वो बीएड या बीटी शायद उस समय होता था वो करके गए थे और वहाँ पर सेंट पॉल स्कूल में पढ़ाने लगे थे। ज्योग्राफी से करके गए थे यहाँ से और उसके बाद एनएसडी करके नाटक भी करते थे और वहाँ पर वो मतलब रोज़गार के लिए पढ़ाते भी थे। तो इस तरह का यहाँ से रहा। और उसके बाद बीएम शाह जी उसी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डायरेक्टर भी बने। अच्छा, उसी के डायरेक्टर यहाँ से बहुत प्रेम करते थे वो। तो युगमंच का एक तरफ चलता रहा। उसके बाद यहाँ पर कई संस्थाएं बनी और वो बनती रहीं, बिगड़ती रहीं, कुछ दिनों चली, कोई चली। उसके बाद क्या हुआ कि बीएम शाह जी यहाँ पर आए जी, 79 की बात है ये। और उन्होंने यहाँ पर एक वर्कशॉप की हम लोगों के साथ। और उसमें मज़ेदार बात ये थी कि उससे जस्ट पहले या उसी साल अनुपम खेर एनएसडी से पास आउट हुए थे और बेरोज़गार थे। अच्छा, उस समय रोज़गार एकदम से मिलते नहीं थे, तो अनुपम खेर को एज ए असिस्टेंट अपने साथ लेकर के आए थे। अच्छा, तो उस वर्कशॉप में हमारे साथ अनुपम खेर ने भी काम किया और 1 महीने की वो वर्कशॉप लगी थी या 40 दिन की, शायद मुझे याद नहीं है। और उसमें वो जो वर्कशॉप थी तब ये राज्य नहीं बना था, तो ये जो हमारा लखनऊ जो संगीत नाटक अकेडमी और जो संस्कृति विभाग वहाँ का, उससे स्पॉन्सर थी। वहाँ से भी कई लोग आए थे। और उस में जो है वो बॉबो कारंथ जो उस समय पढ़ाते थे वहाँ, क्या नाम, ये सॉन्ग एंड अवार्ड, ये एनएसडी में जोड़ा। हाँ, बाबा कारंथ। उसके बाद वो उसके वो भी बने निदेशक। तो वो एक नाटक लेकर के आए थे उस वर्कशॉप में, एवं इंद्रजीत, मशहूर नाटक। हम लोगों ने पढ़ा था वो नाटक, लेकिन हमारी तब समझ में नहीं आया था, प्रतीकात्मक नाटक है। लेकिन उन्होंने जब उस नाटक को यहाँ पर किया उस वर्कशॉप के दौरान हम लोगों की, तब वो नाटक समझ में आया कि एवं इंद्रजीत क्या है। अच्छा, है क्या? तो उसमें उन्होंने उसका नाम रखा था अमल कमल विमल एवं इंद्रजीत। अमल कमल विमल एवं इंद्रजीत। अच्छा, तो वो वर्कशॉप हुई, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा, उस वर्कशॉप जो है वो शैले हॉल में हुई थी और सीआरएसटी में। हाँ, शैले हॉल में 5-6 दिन हुई। उसकी लास्ट में उसमें 2 नाटक तैयार हुए थे, जुलूस और भगवत अज्जुकम। अच्छा, हाँ, 2 नाटक उन्होंने तैयार कराए थे और वो हुआ। उसके बाद और यहाँ पर उसके शो हुए शैले हॉल में। असल में नाटक का शौक़ तो मुझे था, लेकिन बिल्कुल इस तरफ लगाने में और इसी तरफ ले जाने में और अपनी ज़िंदगी को नाटक में ढालने में उन दोनों लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उससे पहले मतलब मेरे गुरुजी कांता प्रसाद शाह जी, जो मुझे बहुत प्यार करते थे और अभी भी करते हैं। तो सीआरसी इंटर कॉलेज में जब हम लोग पढ़ते थे, तो जिस साल हम लोग इंटर में गए वहाँ, उसी साल सीआरसी में उनका अपॉइंटमेंट हुआ था। अच्छा, हाँ, उससे पहले वो कहीं और पढ़ाते थे और यहाँ वो आए। तो उन लोगों ने केबी शाह जी ने तरह तरह से हम लोगों के टेस्ट लिए और फिर उनको मेरा काम पसंद आया, मेरा लिखना पसंद आया, कई कहानियाँ, कविताएं उनको पसंद आई। फिर वो नाटक भी उन्होंने कराया और नाटक भी किए वहाँ हम लोगों ने, और वहाँ से उन्होंने जो है एक तरफ जोड़ा। उसके बाद जब मैंने बताया कि ये युगमंच बनाने से पहले जो अंधा युग की स्थापना हुई, तो उसमें भी वो हम लोगों को और हमारी जो पूरी टीम थी दोस्तों की, जो सियासी में हम लोग नाटक करते थे, तो उनको लेकर के केबी शाह जी ही गए। ठीक है। और अवस्थी माँ साहब और ये वो गिरदा को हम लोग यहाँ पर लगातार देखते थे। जो इस फ्लैट में गिरदा के कार्यक्रम, मतलब सॉन्ग एंड राउंड कार्यक्रम होते थे और गिरदा उनको बनाते थे अपनी टीम के साथ, सॉन्ग एंड राउंड की, और वो उसकी एंकरिंग गिरदा ही करते थे। अच्छा, तो गिरदा को हमने बड़े रूप में देखा था। लेकिन जब वहाँ गिरदा को हमने देखा कि यार ये तो मतलब बहुत ही मतलब कमाल के आदमी है, एकदम डाउन टू अर्थ और बहुत अच्छे दोस्त, सरल व्यक्तित्व। उन्होंने फिर हम लोगों की ज़िंदगी में जो है पूरा एक समझदारी पैदा की, कला की, संस्कृति की, और ये उसको समझने की, समाज को समझने की और राजनीति को समझने की।
तो गिरदा का बहुत बड़ा इस तरीके से वो योगदान रहा है ज़िंदगी में। और गिरदा के साथ तो लगातार नाटक करते रहे। फिर उसके बाद गिरदा ने हमारे साथ बहुत सारे नाटक किए, बहुत सारे हमें मतलब हम लोग करते थे और वो निर्देशित हमको बताते थे। यहाँ की जितनी भी टीमें थी जो कर रहे थे नए लड़के हमारे जैसे, तो चाहे वो युग्मन से जुड़े हों या नहीं जुड़े, गिरदा से एक बार उनकी सेटिंग ज़रूर होती थी। अच्छा, नाटक को लेकर के कि गिरदा ये वाला नाटक कर रहे हैं, इसको कैसे कैसे करना है। तो गिरदा सबको बताते थे, ये नहीं कि केवल गिरदा ने और भी कई संस्थाओं में फिर स्थापना की, सबके थे मतलब वो। और इस तरीके से किया। फिर गिरदा के साथ हम जल्द से जुलूसों में शामिल होने लगे, कितने आंदोलनों में जुड़े गिरदा के साथ, जैसे नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन था या वन बचाओ आंदोलन था। उसी चक्कर में जब ये शैले हॉल और नैनीताल क्लब में आग लगी थी, ये फिर तो नया बना है सारा का सारा, तो वो भी एक आंदोलन चला था, वन बचाओ आंदोलन। तो इस तरीके से गिरदा के साथ रहा और गिरदा का तो आखिरी मरने तक फिर उस तरीके से साथ रहा। उसके बाद एक प्रोजेक्ट बाद में हम लोग लेकर के आए संस्कृति विभाग का, जिसमें कि यहाँ के जो लोक गीत और लोक नृत्य हैं उनको डॉक्यूमेंट करने का, जिसमें झोड़ा चाँचरी छूलिया छपेली को हमने डॉक्यूमेंट किया और 2 साल तक उस पर काम किया। तो गिरदा उसके पीछे था, गिरदा ने उसमें किया। गिरदा से मैंने उसमें जो डॉक्यूमेंट किया है, जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो करीब 40-50 घंटे का फुटेज था, उसमें से काट करके बनाई। और उसमें से फिर गिरदा से जब वो 1 घंटे की बनी तो गिरदा से लाइव एंकरिंग कराई। अच्छा, हाँ लाइव, हाँ। और गिरदा के साथ फिर कई फिल्मों पे भी काम किया। मतलब हमारा एक दोस्त है राजीव, जो स्वर्ण डायरेक्टर में डायरेक्टर है, FTI किया है उसने, तो उसने एक फिल्म बनाई थी वसीयत, तो उसमें गिरदा ने मेन रोल किया। हम लोगों ने भी, सबने जितने हैं तमाम लोग, उन्होंने भी रोल किया उसमें। जितेंद्र बिस्व से लेकर के और DK शर्मा से लेकर के तब मंजूर हुसैन और तमाम लोगों को वहाँ राजीव ने सारे दोस्तों को बुला लिया था उस फिल्म में। फिल्म डिवीज़न के लिए वो फिल्म बनी थी और उसमें काम किया, बढ़िया फिल्म बनी वो। अपने ग्रुप की या अपने समूह की पहली फिल्म थी? वो फिल्म उस तरीके से नहीं, छोटे मोटे काम, या जैसे पंकज कपूर के साथ उससे पहले हम लोग काम कर चुके थे। या मैं एक तितली जो फिल्म बनी थी, BM शाहजी, अनुपम खेर नहीं, प्रमोद माउथो और ये जो यहाँ नाटक लेकर के आए थे MK रैना, तो उसके साथ, और नीलिमा अजीम, अच्छा, जो यहीं की पढ़ी हुई थी। अच्छा। और ये जो आज क्या कपूर है हीरो, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, शाहिद कपूर, उसकी माँ, अच्छा, वो उसमें हीरोइन थी। तो उनके साथ मतलब पहले हम लोग, मैं मतलब काम कर चुका था, काफ़ी लोग थे, तो काम पहले भी किया था, लेकिन इसमें सब एक साथ। अच्छा। और एक पूरी फिल्म वो इस तरीके से किया हम लोगों ने। तो ये इस तरीके से सब चलता रहा और गिरदा का बहुत बड़ा योगदान रहा। गिरदा में उसमें योग किया। और ये जैसे मैं बता रहा था कि वो जो जब यहाँ की लोक संस्कृति की बात होती थी, मतलब लोक गीत, लोक संगीत, तमाम बात होती थी, तो मतलब किससे पूछने वाला था तो साला गिरदा ही बताने वाला था। गिरदा के जाने के बाद एक बहुत बड़ा, बिल्कुल, जितनी गिरदा को जानकारी, इसीलिए गिरदा को जो है वो संस्कृति का और ख़ास तौर से पहाड़ की संस्कृति का इंसाइक्लोपीडिया कहा गया। सर, जैसा कि नैनीताल को धार्मिक सौहार्द के रूप में जाना जाता है और आप और युगमंच संस्था हर साल होली महोत्सव मनाते आए हैं, तो हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? क्या होता है होली महोत्सव में आपके द्वारा, जबकि आप एक मुस्लिम हैं, मुस्लिम होने के नाते आप कैसे मनाते हैं होली महोत्सव, किस तरह से आप इसको एंजॉय करते हैं? असल में क्या है कि मैं इसको धार्मिक त्यौहार के रूप में नहीं देखता, अच्छा, बल्कि मैं एक सांस्कृतिक त्यौहार के रूप में देखता हूँ। और होली का जो संदेश है कि सारे गिले शिकवे भुला करके सबको गले लगाना है, हाँ, सबसे मिलना है, अपने साल भर के भी अगर कोई मनमुटाव हैं उनको भी जो है वो दूर करके सबको रंग लगाना है, सबको गले मिलना है। ये सबसे बड़ा, जैसे ईद है मिलने का त्यौहार, वैसी होली जो है वो मिलने का त्यौहार। बिल्कुल। और नैनीताल तो मशहूर है सांप्रदायिक सौहार्द के मामले में, हमें गर्व है इस बात को लेकर के, यहाँ तो गजब की जगह है ना। असल में क्या हुआ कि हम लोग बचपन से यहाँ होली देखते हैं और बहुत बढ़िया होली है। जो हमारे पहाड़ की होली है वैसी होली दुनिया में कहीं नहीं होती। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि यहाँ की होली के जो स्पान है इतना लंबा कि पौष की पहली रविवार से शुरू होती है, यानी कि दिसंबर से, और वो मार्च के महीने में जो छलड़ी होती है हमारी दुल्हनी, उसके बाद तक, टीके तक, उसके बाद तक चलती है। इतना 3 महीने, 3.5 महीने का स्पान कहीं नहीं होता होगा शायद।
और उसका जो बहुत ही बढ़िया सांस्कृतिक पक्ष है, यानी जो उसकी गाई और नर्तन का जो पक्ष है वो तो अद्भुत है। अद्भुत है वाकई। मतलब होली की मुख्य चीज़ें यहाँ पर नैनीताल में, हमारे कुमाऊं में, हमारे गढ़वाल में, हमारे पूरे पहाड़ में जो हैं वो कहीं नहीं है। बिल्कुल। जो खड़ी होली है हमारे यहाँ, जो गाँव में मनाई जाती है, जो बैठ होली है, जो नागर होली भी जिसे कहते हैं, जो राग रागनियों पर, क्लासिकल म्यूज़िक पर आधारित है, वो घर में बैठकों में होती है और ख़ास तौर से नगरों में होती है। और एक होती है महिला होली, महिला होली, उसके साथ एक स्वांग भी होता है। तो इतनी वैरायटी कहीं नहीं। तो हम लोग इसको बचपन से देखते आ रहे थे और उसमें शामिल होते आ रहे थे। युगमंच एक बैठक होली की करता था, लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे देखते ही देखते, क्योंकि पूरी दुनिया में एक जो हमारे कल्चर पर जो हमला हुआ है और मोनो कल्चर का जिस तरीके से उद्भव हुआ कि क्या नाम, संगीत गला फाड़, कान फाड़, कपड़े फाड़, तो उसमें जो हमारी जो कोमल कलाएं थीं, जो खूबसूरत कलाएं थीं, वो धीरे धीरे विलुप्त होती रही और हमारी जो नौजवान पीढ़ी थी वो उसी में जो है लिपट करके, सिमट करके रह गई और अपना जो गौरवशाली अतीत था हमारी संस्कृति का, उसको धीरे धीरे भूलने लगे। मज़े की बात ये, बल्कि दुख की बात मज़े की नहीं कहूँगा मैं, हालांकि होली मज़े का त्यौहार है, कि यहाँ वहाँ की जितनी प्लेन्स की जो बीमारियाँ शुरू हो गई होली को लेकर के, कि मुंह काला करना, कपड़े फाड़ना, शराब पी करके दंगा करना, महिलाओं को छेड़ना, निकलना बंद कर देना और साल भर के सारे फ्रस्ट्रेशन होली के दिन निकालना, तो ये जो बुराइयां जब यहाँ धीरे धीरे आने लगी, तो हम लोग जो होली के या छल्ली के दिन जो निकलते थे, एक दूसरे को मिलते हुए, टीका लगाते हुए, रंग खेलते हुए, वो हमने बंद कर दिया। सारे लोगों ने बंद कर दिया, महिलाओं ने निकलना बंद कर दिया, गोबर उछलने लगा यहाँ पर, इतनी गंदगी आ गई। तो हमने बैठ करके बाकायदा सब लोगों को बुला करके, जितने भी लोग यहाँ पर होली से संबंधित लोग थे, शारदा संघ, CRST ओल्ड बॉयज़, राम सेवक सभा, गंगा प्रसाद शाह जी वगैरह, और तमाम गिरदा तो थे ही उसमें, राजीव लोचन शाह जी जो अपने यहाँ हमेशा बैठक कराते हैं, सबको जोड़ करके कहा कि ये क्या हो रहा है, ये होली कहाँ पहुँच गई और ये कैसी होली है, ये तो हमारी होली नहीं है, चिंता का विषय। उसके बाद फिर बात हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर और लोगों को जोड़ा गया। अल्मोड़ा में हुक्का क्लब, जहाँ रामलीला और होली सबसे बढ़िया होती है, जवाब नहीं है उसका आज भी, मैं कई बार देख करके आया हूँ। उसके बाद ये जहाँ जहाँ भी हम, मतलब लखनऊ तक जो पहाड़ की हमारी संस्थाएं हैं, कुमाऊं परिषद वगैरह, उन लोगों से भी जाकर के मिले, रामनगर से मिले, देहरादून में जो लोग थे उनसे मिले, और तमाम हल्द्वानी से और आसपास की जगहों से लोगों को, सबको यहाँ इकट्ठा करके कहा कि हम लोगों का एक विचार है प्रयोग के रूप में कि होली महोत्सव शुरू किया जाए। कौन सा सन की बात? ये है 1996, 25 साल हो रहे हैं। तो उस समय हम लोगों ने कहा कि प्रयोग है, सफल भी हो सकते हैं, असफल भी हो सकते हैं। तो वो प्रयोग के रूप में हम लोगों ने 2 दिन का एक होली महोत्सव शुरू किया। मज़े की बात है कि यहाँ बैठ होली और महिला होली तो लोगों ने देखी थी, नैनीताल में लोगों ने खड़ी होली नहीं देखी। तो हमने कहा होली के जितने आयाम हैं वो सब होने चाहिए। तो हमारा मित्र है संतोष शाह, वो वहाँ पढ़ाता है, क्या नाम, ये पिथौरागढ़ में। तो उससे कहा कि तू पिथौरागढ़ से एक टीम लेकर के आ। तो होली की वहाँ सबसे बढ़िया उस इलाकों में जो है हमारा जो है ये काली कुमाऊं का जो इलाका है, वहाँ की खड़ी होली सबसे मशहूर है। तो वहाँ से वो टीम लेकर के आया और यहाँ के लोगों ने उस साल खड़ी होली भी देखी, बैठ होली भी देखी। महिलाओं से हमने कहा, महिलाएं अपने घरों में और पटांगणों में तक ही सीमित थी, वहीं होती थी उनकी होली, बाहर नहीं निकलती थी। वो स्वांग भी वहीं होता था उनकी, वहीं होती थी। उनसे हमने कहा कि आप मंच पर आइए, और होली का सवाल महिलाओं को, तो महिलाओं का मंच बनाया। अच्छा, वो महिलाओं ने नानुकुर जैसी की कि कैसे हड़ी, मतलब ये कैसे आएंगे हम बाहर। तो फिर हम लोगों ने कहा कि कंपटीशन करते हैं महिलाओं का। हमने कहा नई पीढ़ी कैसे सीखेगी, स्कूलों में गए और बच्चों से कहा कि मास्टरों से कि तैयार करके लाइए। इस हिसाब से वो मास्टरों की भी रिवाइव हो जाएगी होली, और वो बच्चों को भी तैयार करेंगे, तो नई पीढ़ी नई पहुंच तक जाएगी। गिरदा ने कहा कि मैं खड़ी होली भी सिखाने जाऊंगा स्कूलों में। तो गिरदा जो है वो एक डॉक्टर BC जोशी हैं यहाँ डिग्री कॉलेज में। तो उनको लेकर के, वो भी संस्कृति का आदमी है, गिरदा का चेला है वो, तो उनको लेकर के GIC और CRST गिरदा गए और वहाँ खड़ी होली बच्चों को सिखाई, बैठ होली भी सिखाई और खड़ी होली भी सिखाई। इस तरीके से हम लोगों ने फिर वर्कशॉप लगाई। जो पुराने यहाँ के जो हमारे लोग थे,
उनके साथ बैठ करके ये शारदा संघ के अंदर हम लोगों ने वर्कशॉप लगाई है कि ताकि नई पीढ़ी तक वो पहुंचेगी। इस तरीके से हमने एक उठान उठाया और बहुत सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद आज का दिन है कि वो जो हमारी होली में जो बदतमीज़ी आ गई थी वो बिल्कुल बंद हो गई। बहुत खूब, बहुत बढ़िया सर। जहाँ पर आज हम बैठे हैं BM शाह ओपन एयर थिएटर में, तो ये अस्तित्व में कैसे आया, इसके पीछे क्या पूरी कहानी क्या है, कैसे हुआ है सब? और ये जो जगह है ना, ये तो बस वाह, कमाल है। कमाल। जी असल में वो बड़े मज़ेदार कहानी है। जी। हुआ ये था कि हम लोगों की बहुत बड़ी डिमांड रही है एक थिएटर की यहाँ पर, ठीक है, तो वो तो नहीं बन पाया। तो फिर ये हुआ कि जब हम लोग उत्तर प्रदेश में थे और ये राज्य नहीं बना था, तो तब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ प्रस्ताव पारित किए कि बड़े बड़े जहाँ पर थिएटर और संस्कृति के लोग हैं उनके नाम पर पार्क बने। उनके नाम पे पार्क। तो यहाँ जो था हमारे कुमाऊं के अंदर दो विभूतियाँ हुई, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, मोहन उप्रेती और BM शाह। तो उसमें प्रस्ताव वहाँ की उसमें पारित हुआ सरकार में उत्तर प्रदेश की कि अल्मोड़े में मोहन उप्रेती जी के नाम पर एक पार्क बनेगा और नैनीताल में BM शाह जी जो इतनी बड़ी विभूति हैं उनके नाम पे पार्क बनेगा। और वो प्रस्ताव पारित करके यहाँ की नगर पालिकाओं को भेज दिया गया। ठीक है। अच्छा, वहाँ जागरूकता ज़्यादा है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में ज़्यादा है। तो अल्मोड़ा में मोहन उप्रेती जी के नाम का पार्क तुरंत ही अल्मोड़ा वालों ने और वहाँ की नगर पालिका ने बना दिया। यहाँ की जो नगर पालिका थी उस फाइल को दबा करके बैठ गई। अच्छा, मुझे पता नहीं था, लेकिन जब वहाँ पर अल्मोड़े में वो पार्क बना, मोहन उप्रेती पार्क, तो हमारे एक मित्र है, क्या नाम, हेमंत जोशी, जो मोहन उप्रेती के बहुत क्लोज रिलेशन में है और शायद उनका भांजा लगता है वो, और उनके मोहन उप्रेती के नाम पर एक संस्था भी चलाते हैं वो। अच्छा। उनकी पत्नी सौगंधावरण में थी और वो अभी हल्द्वानी में रहते हैं ये लोग सब, ठीक है। तो उसने मुझसे मैंने उससे बात की कि मैंने सुना अल्मोड़े में ऐसा ऐसा बन गया। तो उसने कहा अल्मोड़े में तो बन गया, लेकिन यहाँ की जो सरकार, जो यहाँ की नगर पालिका है, उसने तो वो दबा करके रख दिया, जो आया था प्रस्ताव वहाँ से कि यहाँ पार्क बनाना था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो हम लोग नगर पालिका गए, तो इन्होंने कहा कि नहीं आया है तो सुना है, देखेंगे, ये है वो है, आए बाय उन्होंने टालना शुरू कर दिया। क्योंकि यहाँ दिक्कत ये रही है, इस नगर का ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ के जो प्रतिनिधि रहे, जनता से चुने हुए जितने भी प्रतिनिधि, मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ आज इस बात को लेकर के कि उनका शहर के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। चाहे अध्यक्ष हो, हाँ, चाहे कोई हो, मतलब ये हुआ नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि हमने कहा ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने हेमंत से कहा, यार हेमंत तुम वहाँ अल्मोड़ा से पता करो कि उसका कोई वो जो जियो होता है वो मिल जाएगा क्या। तो वो बेचारा अल्मोड़ा आता आता रहता था और वहाँ से वो जियो को ले आया और उसमें बाकायदा लिखा था कि नैनीताल में BM शाह जी के नाम पे और वहाँ मोहन उप्रेती के नाम पे। वो जियो लेकर के हम यहाँ नगर पालिका में गए, तो हमने कहा ये है वो जियो। तो उन्होंने कहा नहीं हाँ वो हमारे विचारार्थ है और मीटिंग में रखेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे और वो फिर बनाएंगे। हम भी पीछे पड़ गए। इत्तेफाक से संजय कुमार संजू उस समय जो है वो मेंबर बने। अच्छा। फिर हमने इनसे कहा कि देखो ऐसा ऐसा है, तुम्हारे मेंबर बनने का, तुम संस्कृति की बात करते हो, हमारे साथ खड़े भी रहते हो, लेकिन तुम अगर ये करवा दोगे काम तो बहुत बड़ी बात होगी, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे फिर। तो उसके बाद क्या हुआ वो कि वो फिर उसने फिर वो थोड़ा सा वो लगाया, जोर लगाया। अच्छा। फिर वो हुआ। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो है, इसको यहाँ से वहाँ तक जो नीचे तक दिखाई देता है उसको जो है वो ओपन, क्या नाम, BM शाह पार्क, बड़ी मुश्किल से चप्पलें घिस गई हमारी, वो हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि फिर BJP की सरकार आ गई और उसके बाद क्या हुआ कि जगह जगह जो है वो जो एक मूर्ति यहाँ पर लगी है, वो क्या नाम है उनका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है वो दीनदयाल पार्क जो है जगह जगह बनेंगे। तो साहब उन्होंने क्या किया कि वो नगर पालिका से कह करके वो दीनदयाल की मूर्ति लगा गई और वो BM शाह का वो बोर्ड हटा करके और दीनदयाल पार्क जो है उसको कर दिया गया। हमने कहा यार ये तो फिर गड़बड़ हो गया। उसके बाद हम फिर गए वहाँ, चक्कर लगाए और उसके बाद बड़ी रिक्वेस्ट करके फिर वो करा करके जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से उसको आधा करवाया और बीच में जो वो देख रहे हैं आप, तो ये तब जा करके यहाँ पर वो BM शाह पार्क का जो वो है वो फिर लगा। फिर उसके बाद ओपन एयर थिएटर बना, जहाँ पर अभी जो है हमारे मित्र
काम करते हैं। इस तरीके से ये BM शाह पार्क अस्तित्व में आया। अच्छा, शुक्रिया सर। सर, युगमंच कहूँ या ज़हूर आलम कहूँ, दोनों ने ही नैनीताल और उत्तराखंड को बहुत कुछ दिया है। सर, कुछ उपलब्धियों के बारे में हमें बता दें तो हमारा सौभाग्य होगा। असल में युगमंच एक ऐसी संस्था बनी यहाँ पर जी। कि जिसने नई पीढ़ी को, जो लोग नाटक करना चाहते थे या गीत संगीत करना चाहते थे या NSD जाना चाहते थे या और संस्थाओं में जाना चाहते थे या FTI जाना चाहते थे, तो एक प्लेटफॉर्म बना करके जो दिया। और उसमें हम लोगों का सौभाग्य ये रहा कि इसमें NSD के साथ हम लोगों ने बहुत सारी वर्कशॉप की, और जो वहाँ के बाद में डायरेक्टर भी रहे देवराज अंकुर जी, प्रोफेसर देवराज अंकुर, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है कि युगमंच एक बहुत गंभीर संस्था है, और जो भारत की जो चंद गिनी हुई गंभीर संस्थाएं हैं जो 25 साल से अधिक से लगातार काम कर रही हैं रिमोट इलाके में, उसमें युगमंच का नाम लेते हैं वो। और उसके बाद जो है वो कई जगह जिक्र करते हैं। तो उन लोगों के साथ हम लोगों ने कई वर्कशॉप भी की हैं, उससे हमारे कलाकारों को बहुत फ़ायदा भी हुआ है। मतलब 94-93 में वर्कशॉप लगी NSD की, फिर 2000 में जब युगमंच का सिल्वर जुबली ईयर था तब वर्कशॉप लगी, और उसमें मिथिलेश पांडे से लेकर के उमेश विश्वास से लेकर के और तमाम लोग जो थे उसमें उन्होंने भागीदारी की। उसमें दिनेश खन्ना पढ़ाने के लिए आए थे एज ए डायरेक्टर, फिर बहुत लोग आए उसमें। तो इस तरह का सारा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ से FTI गए और 6-7 लोग, फिर मतलब NSD गए 16-17 लोग यहाँ से, जैसे इदरीस मलिक है, सबसे पहले ललित तिवारी। मतलब युगमंच की स्थापना हुई 1976 में, और 1977 में जो है ललित तिवारी का सिलेक्शन जो है NSD में हो गया था। और सबसे लास्ट दाऊद है, बीच में गोपाल तिवारी है, सुमन है, ज्ञान है, सुनीता है, और तमाम लोग हैं, मतलब बहुत सारे लोग। तो इस तरह के लोग गए, और बहुत सारे लोगों ने आकर के हम लोगों के साथ काम किया फिर, और मतलब यहाँ के लोगों को और ट्रेन किया। जैसे इदरीस ने 4-5-6 नाटक किए हम लोगों के साथ वहाँ से आके, निर्मल ने 5-6-7 नाटक किए हमारे साथ आकर के, सुमन ने नाटक किए, ज्ञान ने नाटक किए, ममता ने नाटक किए, तमाम लोग जो मतलब जाते रहे उन्होंने किया। अब जैसे इसका मैं जिक्र कर रहा हूँ तुमसे, क्या नाम, ये राजीव कुमार का, जिसने वो फिल्म बनाई वसीयत, जिसमें इदरीस भी था, हम लोग तमाम लोग थे। तो वो FTI गया, और FTI से फिर पास आउट होने के बाद भी उन्होंने हम लोगों के साथ आकर के काम किया, चाहे फिल्म डिवीज़न में थे वो एज ए डायरेक्टर, लेकिन यहाँ के लोगों को भूले नहीं वो लोग। तो इस तरीके से तमाम वो ये उपलब्धियाँ रही हैं। और जहाँ तक तुम कह रहे थे कि मेरी उपलब्धियों के बाद, तो इसमें तो मतलब जुड़ा हुआ है सारा का सारा। मतलब रिसेंटली आपको पाटलिपुत्र सम्मान भी मिला है, और भी कई सम्मान मिले हैं सर, 1-2 कुछ बता दें सर हमें। तो वो ऐसा है कि मेरा सम्मान व्यक्ति का नहीं है, क्योंकि व्यक्ति तो कुछ होता नहीं सर, तो नहीं, मतलब मैं बताऊँ, बिना संस्था के, बिना लोगों के, क्योंकि संस्था को एक व्यक्ति नहीं चलाता है। नाटक जो है वो करत की विद्या है, और वो अकेला आदमी नहीं कर सकता। वो एक कहानी तो कर सकता है, तबला प्लेयर तबला तो बजा सकता है कि, लेकिन उसे भी किसी के साथ की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन नाटक एक ऐसी विद्या है कि जिसमें पूरी टीम वर्क चाहिए। तो हमारे शुरू में, जैसे मैंने बताया, तमाम जो विभूतियाँ थी जिन्होंने युगमंच बनाया, वो सारे के सारे रहे, आज भी कितने उसमें से हमारे साथ हैं। और बहुत सारे लोग आए, और फिर NSD गए, फिर ये गए सब। तो वो तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि इतने लोगों को एक मंच मिला, और आगे तक गए, और एक ज़मीन तैयार की नैनीताल में ख़ास तौर से, और पहाड़ में। और उसके बाद जैसे मेरी उपलब्धियों की बात करें तो कितने ही सम्मान मिले। अभी जब 4-5 में जब राज्य बना था, तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर जैसे हर स्टेट में साहित्य संस्कृति कला परिषद होती है, तो उसमें मुझे सदस्य बनाया गया, फिर मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया, जिसका कि अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री होता है। तो उसमें भी मैंने थिएटर किए खूब, मतलब थिएटर करवाया। और एक थिएटर फेस्टिवल जो मतलब उत्तराखंड में पहली बार हुआ वो, और वो श्रीनगर में करवाया। मुझसे कहा गया कि साहब वो जो है आप देहरादून में कराइए, मुख्यमंत्री आएंगे, इतने मंत्री आएंगे, इतने सचिव आएंगे, आपकी उनसे जान पहचान बढ़ेगी। तो मैंने, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा हमारा थिएटर का जो मुख्यमंत्री है वो गिरदा है, और उसका उद्घाटन जो है वो गिरदा करेंगे, मुख्यमंत्री नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री आए, स्वागत है। तो गिरदा को यहाँ से बुलाया था, श्रीनगर में किया था मैंने देहरादून में नहीं करेंगे। इतना बढ़िया ऑडिटोरियम बना है वहाँ चौरास में, गढ़वाल यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर किया था वो थिएटर फेस्टिवल। और तमाम जितनी भी 7-8 टीमें उस समय जो सबसे ज़्यादा सक्रिय थी यहाँ,
तो उनको बुला करके वो किया गया और वहाँ पर बढ़िया एक थिएटर फेस्टिवल हुआ और भी तमाम कार्यक्रम हुए और गिरदा ने आकर के उसका उद्घाटन किया अच्छा। बाकायदा। और मैंने जितना एनएसडी में पेमेंट होता था टीमों को उतना पेमेंट दिलवाया। अच्छा। इसी तरीके से तमाम चीज़ें चलती रही। अभी नादिरा बब्बर ने बुलाया वहाँ बॉम्बे कुछ साल पहले और उनका जो 25वां साल था तो उस समय 25 लोगों को बुलाने हिंदुस्तान भर से बुलाया, एकजुट जो उनकी संस्था है, तो उसमें वो सम्मान मिला। और उसके बाद भारत रंग महोत्सव में हम लोग 2 बार जा चुके हैं, ये बहुत बड़ा सम्मान है हम लोगों के। और उसमें मेरे निर्देशन में नाटक गए 2 बार। उससे पहले भी हम लोग निर्मल के निर्देशन में लाहौर नई व्याख्या एनएसडी में कर चुके थे और अजवा बफौल नाटक एनएसडी में हम लोग कर चुके थे। और भारत भवन में और इधर उधर तो सब जगह हम लोग करे हैं। बहुत उपलब्धियां हैं, बहुत सम्मान मिले हैं। उमेश डोभाल सम्मान, गिरदा सम्मान और उदय शंकर सम्मान, मतलब बहुत सारे, और नागरिक सम्मान अल्मोड़े का और यहाँ का वहाँ का, वो तो बहुत मिले हैं। सर बहुत खूब, सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अंत में आप हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? असल में मैं संदेश तो क्या दूँगा, मैं तो मतलब दोस्ताना राय है मेरी, क्योंकि मैं चाहे बच्चों के साथ हम लोग वर्कशॉप करते हैं, मैं तो उनसे भी सीखता हूँ। मैं उनसे पहले कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, या मेरे जो सीनियर साथी हैं तमाम हमारी टीम के, वो तुम्हें नहीं सिखाएंगे, हम तुमसे सीखने के लिए आए। तो मेरा नई पीढ़ी को भी यही कहना है कि कभी जो कुछ भी करना है बहुत ईमानदारी से करना चाहिए, पूरे पैशन के साथ करना चाहिए। और ये जो विधा है, ये नाटक की या कला जो भी है, उसमें तो अपने को जलाना पड़ता है, तब वो जो है रोशनी निकलती है उसमें से, तपाना पड़ता है, तब वो कुंदन बनता है। तो ये है कि जो काम भी करो, चाहे नाटक करो, चाहे कोई कंपटीशन दो, चाहे पढ़ाई करो, और चाहे किसी भी जो तुम्हारा टारगेट है उस टारगेट को मत भूलो। और सबके साथ तुम जो कुछ भी करो, ज़रूर ये ध्यान रखो कि अपने माँ बाप को मत भूलो, अपने बड़ों को मत भूलो, अपने समाज को मत भूलो, अपने शहर को मत भूलो, अपने देश को मत भूलो। असल में क्या है कि जितनी भी हमारी कलाएं हैं वो हमें यही संदेश देती हैं कि हमने अपने समाज को सुसंस्कृत कैसे करना है, इसीलिए उसको संस्कृत कहा गया है ना, संस्कृति कहा गया है। अगर हम समाज को सुसंस्कृत कर पाएंगे तो आज जितनी बुराइयां हैं सब खत्म हो जाएंगी, ये मेरा दावा है। तो ये कोशिश जो है, चाहे नाटक के माध्यम से, चाहे संगीत के माध्यम से, हम लोगों को हमेशा करनी चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम इजाज़त लेंगे। सर हमारे कार्यक्रम का नाम अलग हटके, अलग हटके, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आज हम बात कर रहे थे नैनीताल उत्तराखंड की अज़ीमुशान शख्सियत श्री ज़हूर आलम जी से।